नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ में रही सहयोगी डिम्पी खालरा। तो लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज लौटी है तेजी और निफ्टी करीब करीब 200 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है 650 अंक की। दरअसल बाजार के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है फिर से चीन से ही आ रहा है, क्योंकि चीन में भले ही स्टिमुलस आ रहे हों लेकिन वहाँ की इकोनॉमी मंदी छटने की जो उम्मीद है वो नहीं आ रही है। उसकी दिक्कत यह है कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि चीन की इकोनॉमी मंदी भी और गहरा सकती है और वहाँ जो स्टिमुलस को लेकर, जो आगे के स्टिमुलस को लेकर कुछ कदम उठाए जाने की उम्मीदें थी, तो अथॉरिटीज़ की तरफ से ऐसे कुछ कदम नहीं आए हैं। उसके चलते वहाँ पर निराशा है। हमने आज डे हाई से देखा चीन के बाजार हालांकि बहुत मजबूत खुले थे लेकिन ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा नीचे आकर बंद हुए हैं और ये ट्रिगर बना है भारतीय बाजारों के लिए। आज 6 दिनों की गिरावट पर ब्रेक है। 25,000 के ऊपर निकलकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। कितना टिकेगा, क्या ये सस्टेन करेगा? हालांकि सुबह अभी दोपहर 12:30 बजे के शो में हम माना जायसवाल से बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 25,200 के ऊपर ही कंफर्मेशन आएगा तभी आपको तेजी करनी है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 500 शेयर कमजोर है, उसके मुकाबले 2,000 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, यानी कि 1:4 का रेशियो है डिक्लाइंस का और एडवांसेस का। अब तो आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रणनीति आज बाजार में क्या होनी चाहिए और खासतौर से आखिरी 1 घंटे में क्या बाजार इस तेजी को टिका के रख पाएगा या फिर यहां से और तेजी होगी, ये समझेंगे। डिप्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिप्टी, आज रौनक लौटी, जहां पर शुरुआत हुई जिस गैप के साथ बाजार ने उसको और स्ट्रेंथ हमने देखी ऊपर की तरफ। क्या लग रहा है आपको 25,000 का लेवल क्रॉस करके अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो मान लिया जाए कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया बाजार का? देखिए, सुबह हमने 2 आपके हिंट भी आपके सामने रखे थे। एक तो वाइप चली जिसमें ये कहा गया कि हम बॉटम फॉर्मेशन की तरफ हैं। दूसरा हमने सुबह आपसे ये कहा कि खरीदारी में कोई आपको संकोच नहीं करना चाहिए। मार्केट अब उस जगह पर आ चुका है जहां पर लैब ट्रेड करने ज़रूर चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं करनी चाहिए। ये हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया। अगर आप कल और आज में आए हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छा पैसा बना के आए हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आज निफ्टी ऐसा नहीं है कि जो 225 पॉइंट दिख रहा है ये कोई गैप की बदौलत मिला है। हमने डिप भी देखा और बड़ा डिप भी देखा, आज वापस से देखा 24,800 के नीचे फिर ट्रेड होते देखा, लेकिन अभी हम 25,000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 200 पॉइंट आपके हक में आज पूरे खड़े हुए। सेम विद द बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर है और आज का अगर आप लो टेस्ट करेंगे तो 600 पॉइंट करीब करीब नीचे था। तो कहने की सारी बात ही। अच्छा, एक और पॉइंट, कई बार मैं बोलते बोलते क्योंकि मैं पुराना डीलिंग रूम से निकला हुआ, तो मेरे को कई बार वो फील आता है कि अगर मैं डीलर होता तो शायद मैं भर भर के सौदे प्लस करवाता। और एक ट्रिगर उस समय भावनाओं में बोलते बोलते मैंने कहा था कि इंडिया विक्स को आप गिरा दो, उसके बाद देखो मैं आपके सामने 10-10, 20-20 लॉट भी सौदे पंच करने की कैपेसिटी रखता हूँ। आप देखो इंडिया विक्स अब आपको 4% करीब करीब नीचे दिखेगा और ये जैसे 15 के नीचे गया धड़ाधड़ मार्केट ने तेज़ी दिखाना शुरू किया। देखिए, मार्केट की एक ही प्रॉब्लम है, पैसा प्रॉब्लम है क्या? नहीं। मार्केट की कन्विक्शन प्रॉब्लम है? नो। मार्केट की वैल्यूएशन प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। एक प्रॉब्लम है मार्केट के पास अभी भी, चाहे मैं पीसीआर में बैठा हूं, चाहे मैं न्यूज़ रूम में बैठा हूं, चाहे मैं कहीं बाहर घूम रहा हूं, मेरे माइंड में एक चीज़ बार बार स्ट्राइक हो रही है कि क्या युद्ध बड़ा तो नहीं हो जाएगा। मार्केट के अंदर जो फियर है अनसर्टेनिटी का, वो फियर बहुत ज़्यादा है। इकलौती वो ऐसी चीज़ है जो इस समय बाज़ार को डिस्टर्ब कर रही है। एक स्टेट में चुनाव जीत जाना, एक स्टेट से चुनाव हार जाना, ये भी मार्केट का एक सेंटिमेंटल रूप को दिखाता है। जो अनएक्सपेक्टेड था, मार्केट ने बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर रखा था हरियाणा में इस तरह की जीत का। अब आप इसका अंदाज़ा सिर्फ एक स्टेट से ना लगाएं, इसका अंदाज़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क से लगाएं। आपको फिर से फील होने लगेगा कि मोदी मैजिक की बातें फिर से आपके कानों में बहुत तेज़ी से आने लगेंगी। फिर से आपको विपक्षी पार्टीज को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 बड़े राज्यों के अंदर अभी भी चुनाव होने हैं, उसमें से एक राज्य तो फाइनेंशियल कैपिटल का है, यानी कि महाराष्ट्र का है। इसका असर वहाँ तक भी पहुँचेगा। जब वहाँ तक पहुँचेगा तो और यूफोरिया क्रिएट होगा। मार्केट इसको भावनाओं के तौर पर और मल्टीपल यानी कि स्पाइरल इफेक्ट के तौर पर कैलकुलेट करता है। आई रिपीट, एक स्टेट से किसी भी पार्टी को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा, बल्कि आपके और हमारी सोच का फर्क पड़ने जा रहा है। और ये बात अब आप फील फिर से करने लगेंगे और कुछ एक दिनों में आप स्क्रीन पर या फिर अलग अलग तरीके से आपके बात पता लगेगी। एक और चीज़ जो मार्केट का इंसाइट के तौर पर मैं आपके सामने बात रखूं, देखिए, मैंने सुबह भी आपसे बात रखी थी, 2 दिन से बात रख रहा हूँ ये बात कि अगर आपके किसी पड़ोसी से लड़ाई हुई है तो आपका एक दिन में गठजोड़ वापस नहीं होगा। एक दिन में नहीं होगा। पहले आप सिर्फ नमस्ते करना शुरू करोगे, बाद में एक दूसरे से हाथ मिलाओगे,
तीसरी या चौथी बार की मीटिंग में आप फिर एक दूसरे के घर में एक एक कटोरी सब्जी या एक एक कटोरी चावल, जो भी आप एक्सचेंज ऑफ फूड्स होगा वो होना शुरू होगा। ये धीरे धीरे करके अभी सिर्फ मार्केट बॉटम बनाने की प्रोसेस में है। प्रोसेस देखो, खराब हुआ तो बाजार को समय लगा, ठीक होने में भी मार्केट को समय लगेगा, और एक लंबा प्रोसेस भी हो सकता है, पूरी एक्सपायरी इसमें से निकल सकती है। तो इसलिए आपने सौदा प्लस किया है कि अब बाजार चल जाए, ऐसा ना सोचिएगा। आप ये सोचिएगा कि मैं सही समय पर सही चीज़ ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा। अगर मैं सही समय पर सही चीज़ ले रहा हूँ तो आपको बाजार 24 घंटे के अंदर पैसा देने की कैपेसिटी रखता है। उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आज है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप सुबह वाले में सिर्फ कमेंट्री सुन कर देख लीजिए, आपको वो सारी चीज़ें पता लगेंगी जो हमने पूरे जोश और जुनून के साथ आपके सामने सारे पॉइंट्स रखे। एक और चीज़ मैंने सुबह आपको नोटिस करवाई थी कि फिर निफ्टी को गिरा कौन रहा है। उसमें मैंने एक शेयर का नाम लिया था जिसका नाम था इन्फोसिस। आपको फिर मैंने एक आईटी कंपनी और भी दिखाई थी जिसका नाम था टीसीएस। टाटा के 2 कंपनीज और भी दिखाई थी, टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील। आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पर इन्फोसिस का चार्ट दिखाइए और उसके बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाइए। मैंने एक आप पॉइंट, ये तो टीसीएस है, मैंने इन्फोसिस बोला है, टीसीएस नहीं बोला था मैंने, इन्फोसिस बोला है। इन्फोसिस का चार्ट दिखाइए और निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाइए। ये इन्फोसिस का चार्ट अपने आप में बयान करने के लिए बहुत है कि बाजार के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हफ्ते भर का भी डाटा इसके अंदर लिखा हुआ है और ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स ऊपर है। आपको ध्यान है सुबह की कमेंट्री में हमने ये कहा था कि अब गिले शिकवे भूलने होंगे, सबका साथ सबका विकास चाहिए। आईटी को भी चलना है तो आपको बैंकिंग काउंटर्स को भी चलना है। आज आप बैंक निफ्टी दिखाओ डेज हाई पे, निफ्टी आईटी इंडेक्स डेज हाई पे। इन दोनों में राइवलरी है, ये दोनों बाजार के पूरक हैं, एक दिन में कभी नहीं चलते, बट स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ये दोनों चलते हैं। और वही स्पेशल सर्कमस्टांसिस आज के मार्केट के अंदर थे और हमने सुबह सुबह आपको ये पॉइंट नोटिस भी करवाया था। देखिए, मार्केट देखना और बोलना ये अलग बात है, बट मार्केट के इनसाइट्स को पकड़ पकड़ के आपके सामने रखना ये बहुत मेहनत का काम है। मेरे को बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता होगा 3 मिनट की बात है, 3 मिनट में क्या, लेकिन इस 3 मिनट के लिए मेरे दशकों का एक्सपीरियंस है और मेरा बड़ा बड़ा नेटवर्क है जिसकी बदौलत हम सारी चीज़ें आपके सामने रख पाते हैं। खैर, एनी हाउ, अब मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं। रोहन मेहता, रुचित जैन, राजेश पालविया, तीनों मेहमान मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक महज इत्तेफाक भी है कि आप तीनों के नाम आर से शुरू होते हैं, रोहन, रुचित और राजेश। तो आज ट्रिपल आर, आर 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 हमारे वाले गेस्ट हैं और आज इन तीनों मेहमानों से हम आज खुल के बात करेंगे। रुचित भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे शुरू करें, थोड़ा बहुत डाटा एनालिसिस हम सब आपसे ही सीखे हैं, समझे हैं, जानते हैं। हमको बताइए जो हमने एनालिसिस पॉइंट रखे आपके सामने, एक बार जरा आप उस पर कमेंट कीजिएगा और दूसरा कहीं गड़बड़ है तो उसको ठीक कीजिए और अपना एनालिसिस भी जोड़ के बताइए सर प्लीज़। नमस्ते डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है कि मार्केट्स में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखिए तो ब्रॉडर ट्रेंड अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड में जब भी ऐसे करेक्शंस आते हैं और जब ऐसे पैनिक सेलिंग, स्पेशली कि कल के सेशन में जैसे हमने पैनिक सेलिंग देखा था, वो मार्केट्स में बॉटम बेस फॉर्मेशन के हेल्प करता है। अब मैं इसको शॉर्ट टर्म के डेटा के साथ जोड़ू तो ये जो पिछला पूरा एक हफ्ता का करेक्शन आया है 26,270 के हाई से, इसका मेन रीजन रहा है एफआईएस की सेलिंग। एफआईएस ये सीरीज की शुरुआत पे 81% पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड पे थी, जो लॉन्ग हैवी पोजीशंस होती है। और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी 80 से 85% की रेंज में उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आ जाती है तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म टॉप बनता है, उनकी पोजीशंस अनवाइंड होती है और फिर मार्केट अपना अपट्रेंड रिज्यूम करता है। सो आई थिंक ये अनवाइंडिंग का फेज था। अगर आप पिछले 7 दिन के ये डेटा देखे एफआईएस के, जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 81% के आसपास थी, उन्होंने कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग की, कुछ फ्रेश शॉर्ट एडिशंस किए और वो रेशियो धीरे धीरे कम होते थे, अब 47% के आसपास आ गई है। यानी कि जितनी नेट लॉन्ग पोजीशंस थी वो पूरी स्क्वायर ऑफ हो गई है और उनकी थोड़ी सी हल्की सी नेट शॉर्ट साइड पे पोजीशंस आ गई है। सो आई थिंक जो सेलिंग अब यहाँ पे खत्म हो गई है, जो भी और मार्केट मोमेंटम रीडिंग्स, जो आरएसआई रीडिंग्स टेक्निकली होते हैं, वो रिसेंट सेल ऑफ के बाद काफी ओवरसोल्ड थे। निफ्टी का पीसीआर देखे, ओवरऑल पीसीआर कल तक के शाम तक का डेटा पे 0.64 था, वो भी डेरिवेटिव्स के हिसाब से 0.7 के नीचे जब जाता है तो ओवरसोल्ड कंडीशंस होते हैं। सो आई थिंक ये ओवरसोल्ड कंडीशंस थे, इसके लिए पुल बैक मूव या रिवर्सल्स आना आज काफी इंपॉर्टेंट था और वही हमने देखा है। अब बॉटम पे कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ मार्केट यहाँ पे बॉटम हो चुका है, एक कुछ कंफर्मेशंस की जरूरत रहती है। तो फिलहाल ये जो अप मूव आ रहा है, हम इसको पुल बैक मूव तरीके से रीड कर रहे हैं, लेकिन ये पुल बैक मूव में हम पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करने को रीड करेंगे।
और नो एक बार कंफर्मेशन मिल जाए हायर टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर में, फिर पोजीशंस थोड़ी एग्रेसिव बना सकते हैं। तो अभी लाइट पोजीशंस के साथ पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने की सलाह रहेगी। पहला हडल 25,070 के आसपास है, रिसेंट करेक्शन का रिट्रेसमेंट, और 25,070 के लेवल अगर निफ्टी स्पॉट में क्रॉस होते हैं तो 25,300 तक के पुल बैक मूव एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप फिर देखेंगे कैसे डेटा में चेंजेस आते हैं, बट एज ऑफ नाउ जैसे डेटा आ रहे हैं, ओवरसोल्ड सेटअप्स है, पीसीआर ओवरसोल्ड है, तो ये सब सिनेरियोज में यूजुअली एक शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बेस मार्केट्स में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इंडेक्स पर आपके लिए बिल्कुल ब्रॉड व्यू, बिल्कुल आसान भाषा में, और कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सारे कुछ रुचित जिन्हें आपके सामने रख दिया है। अब एक काम करते हैं, ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके बाजार में कहाँ बन रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा मौका 6 दिन के बाद आया है जब आपको हरियाली दिख रही तीनों के तीनों इंडेक्स में। तो लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड और समझने की कोशिश करेंगे आपके लिए कमाई के शानदार मौके। राजेश जी नमस्कार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं, खरीदारी के हैं या फिर अभी भी बिकवाली कोई सौदे हैं आपके पास? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो खरीदारी के सौदे हैं और पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो आईटी स्टॉक से ही। डिम्पी जी ने भी आईटी स्टॉक्स पे बात की और हमें लगता है जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स ने लोअर साइड से एक रिकवरी बनाई है आज, और इन्फोसिस का सेटअप हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 5-6 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का अपर रेंज को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है इन्फोसिस का, यहाँ पे एक मोमेंटम आते हुए दिख सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। एंड यहाँ पे पोटेंशियल है फर्दर मोर अपसाइड के टारगेट 2000 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो इन्फोसिस पे बाय करने की सलाह है 1990 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 1925। दूसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो है इप्का लैब फार्मा स्पेस से। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इप्का लैब का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, 1600 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इप्का लैब बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1505 के आसपास। ठीक है, इप्का लैब्स में खरीदारी करने की सलाह है। और दूसरा जो शेयर है वो है इन्फोसिस का। कल के सत्र में चंदन तापड़िया थे, उन्होंने भी इसको 2000 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दी थी इन्फोसिस को। और आज के सत्र में मानस हमारे साथ थे 12:30 बजे, उन्होंने इप्का लैब्स पर ही अपनी बाय की रिकमेंडेशन दी थी। तो कंसेंसस बाय हो रहा है। अच्छा देखिए, एक स्टॉक को लेकर जब तमाम एक्सपर्ट बुलिश होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथ है, और मतलब उसको लेकर कन्विक्शन बढ़ जाता है, भरोसा आपका भी बढ़ जाना चाहिए। ये 2 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से। रुचित आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? ये 2 स्टॉक्स खरीदारी की साइड है, दोनों ही फार्मा नेम्स है, जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। सबसे पहले तो डिवीज लैब, जहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो भी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी या करेक्शन हुआ है, ये स्टॉक पे उसका कोई असर नहीं हुआ है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट आज की ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक दे रहा है। तो करंट लेवल्स पे डिवीज लैब में 5400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, 5700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और फार्मा स्पेस में से ही ग्लेनमार्क फार्मा दूसरा स्टॉक है, जहाँ पे एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। 89 डेज का ईएमए स्टॉक में एक सपोर्ट बेस एक्ट कर रहा है, और प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी काफी पॉजिटिव है। तो ग्लेनमार्क में भी खरीदारी की सलाह है 1670 के स्टॉप लॉस से 1830 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और शेयर आपके पास आ गया, और दोनों के दोनों ये फार्मा के। अभी भी देखिए डिफेंसिव वाला टिल्ट ना बाजार में बना हुआ है, तो उसी हिसाब से आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी निकल के आ रहे हैं। लेकिन एक सेक्टर जहां पर हम देख रहे हैं कि 4 दिनों से प्रेशर बन रहा है और लगातार मुनाफा वसूली हो रही है, वो है मेटल का। मेटल का मूड ख़राब इसलिए है क्योंकि देखिए चाइना की इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती की बातचीत हो रही है। आयरन ओर वगैरह के प्राइसेस भी ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहे हैं। तो मेटल में अगर थोड़े बहुत अगर आप प्रॉफिट में हैं तो क्या उसको वसूल लें, या फिर आपको लगता है या फिर उसमें थोड़ा सा रिवर्सल फिर से आएगा दूसरी साइड का, नई तेज़ी का? रोहन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, नमस्कार। मेटल में क्या करना चाहिए आप जरा ये बताइए, क्योंकि हम चौतरफा कमजोरी मेटल स्टॉक्स में देख रहे हैं, और मेटल इंडेक्स की बात करें तो लगातार 4 सत्र से गिर रहा है। हम स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, पर हमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेटल के स्पेस में जहाँ पे डायरेक्ट मेटल इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, वहाँ पे अभी भी इतना हमको एक्सट्रीम ग्रोथ नहीं लग रहा है। मेटल प्राइसेस मार्केट्स में हैज बीन वेरी वेरी लो।
थोड़ा एक स्लगिशनेस एक दो क्वार्टर से दिखने लगा है। हम डीलर से अभी रिसेंटली बात कर रहे थे, तो मार्केट इतना जो हम बोलते हैं ना लाव लाव था, वो इतना था नहीं, रेदर देन डंपिंग ज्यादा हो रहा है। और बिकॉज ऑफ चाइना जो हुआ वो आई थिंक सो इट्स नॉट इन कंट्रोल, बट हम डोमेस्टिक मार्केट्स के पॉइंट से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी डिमांड एक्सेप्शनल नहीं है। पर वहां पे सेम जगह पे कंपनीज लाइक जेएसएल, पाइप्स की जो कंपनीज है या सरिये की जो कंपनी है, वहां पे जैसे वेल्सपन कॉर्प हो गया, जिंदाल सॉ हो गया, पाइप्स हो गया, वहां पे आई थिंक सो देयर आर सर्टेन थिंग्स वहां पे जगह ग्रोथ की दिख रही है। पर ओवरऑल एज अ मेटल मुझे नहीं लग रहा है जस्ट बिकॉज के चाइना का प्राइसिंग हो गया तो इसीलिए वी शुड बाय फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन इन्वेस्टिंग। सो न्यूट्रल है, पर अपॉर्चुनिटीज जेएसएल में हमको स्टेनलेस स्टील में ज्यादा दिख रही है। ठीक है, ये कुछ कुछ एक स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आ भी रहे हैं। मेटल्स पे भी एक व्यू पॉइंट रोहन ने ऑलरेडी आपको दे दिया। मार्केट के अंदर थोड़ा संभल कर इस समय काम कीजिए। हल्का फुल्का सा कई बार आप प्रॉफिट बुकिंग वाला झटका भी मार्केट बीच बीच में दे रहा है। ऑप्शंस वाले कृपा करके थोड़े सावधान रहें। काफ़ी तेज़ी से स्विंग मार्केट के अंदर होता है और स्विंग थोड़ा आपको देख के और आराम से ट्रेड करना होगा उस पर। खैर एनी हाउ, एक दो शेयर्स पे और आते हैं। रिलायंस की आज की जो तेज़ी आई है उससे खुश हैं? एक बार राजेश सर आप नमस्ते। रिलायंस की तेज़ी से खुशी है आपको सर? बाजार को संभालेगा ना आगे भी? तो देखिए काफी बड़ा करेक्शन रिलायंस में देखने को मिला था और स्टॉक ने अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे फिसलते हुए दिखा था। जरूर एक रिकवरी बनी है 2700 के आसपास से, स्टॉक ने बेस बना के एक रिकवरी तो बनाई है, जो कि इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन एरिया था वीकली चार्ट पे, उसके आसपास स्टॉक ने होल्ड आउट तो किया है। हमें लगता है ये 2700 के ऊपर बना रहा तो शायद थोड़ा रिकवरी और यहाँ से कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख सकता है रिलायंस की तरफ से। बट इमीडिएट हर्डल जो हमें लगता है वो करीब 2830-40 की रेंज में है। वो लेवल को निकालना भी इम्पोर्टेंट होगा अगर इसको फर्दर गेन एक्सटेंड करने हैं। तो एक फर्स्ट राउंड ऑफ रिकवरी तो जरूर बनी है, जो कि जिसको हम टर्म दे सकते हैं रिलीफ रैली जैसा, जरूर यहाँ पे फील हो रहा है रिलायंस को देख के। लेकिन अभी भी 2830-40 के लेवल जब तक नहीं निकलेंगे, ट्रेंड अभी भी स्टिल वीकर साइड पे ही रहेगा। आज जहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस भी बनी हैं, उन लॉन्ग पोजीशंस में से आपको मैं एक शेयर दिखाता हूँ जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर रहा है। उस शेयर का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। दिखाइए एक बार ज़रा स्क्रीन पे। 7% ऊपर है, 9% का ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाइएगा, इसमें फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। और इसी के अंदर देखोगे आप 7 दिन में अभी सिर्फ 3% और एक मंथ में ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। अब आप इसकी ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट देखो, 90 पॉइंट का प्रीमियम है और 8% का ओपन इंटरेस्ट है। तो स्ट्रॉन्ग नोट पे आज इसमें बाइंग हुई है। एक्चुअली इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी और काफ़ी दमदार तरीके से बनी है। ये जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेंगे। कवरिंग अलग बात होती है, चलना अलग बात होता है, खरीदना अलग बात है। रोहन भाई एक बार माफ़ कीजिए रुचित, एक बार ज़रा टेक्निकली आप इसको डेरिवेटिव के बारे में चेक कर लो। ये BTST और 2-4-5 दिन रखने वाला शेयर बन गया ना? तो ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर भी, और इनफैक्ट आज ये स्टॉक ने जो रिसेंट स्विंग हाइज बनाया था 14,430 के आसपास, वो स्टॉक ने सरपास किया और वॉल्यूम्स भी पिछले कुछ दिनों से एवरेज से काफी बेहतर है। सो डेफिनेटली आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं तो आपको करंट लेवल से भी अच्छे रिटर्न ये स्टॉक बना के दे सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग नोट पे हमारे शेयर आपको दिख रहा होगा। देखिए अब आपको शेयर खुद ही बता देगा अपनी चाल चल के कि देखिए कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से वो आज ऊपर आया, पार्टिसिपेशन हुआ और क्या ज़बरदस्त मोमेंटो है। 51,000 के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी बना हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं अभी और क्या होता है मार्केट के अंदर। लेकिन इस बीच गंभीर आर्थिक मुश्किलों में फंसी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को राहत देने के लिए सरकार कुछ कदम भी उठा रही है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस सरकार की योजना क्या है? ये पूरे सेक्टर में क्या कोई ठहराव में, कोई हिलावट में कुछ इस तरह का फ़र्क आएगा क्या? जरा प्रकाश परदेसी से समझ लेते हैं। प्रकाश जी जरा बताएं आप। देखिए RINL यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की आर्थिक हालत बेहद ख़राब है। लिहाजा सरकार इसकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। स्टील मंत्रालय का ये मानना है कि वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कई तरह के जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जो योजनाएं हैं, उसको अंतिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपनी में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न।
हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा RINL के पास जो नॉन कोर असेट्स हैं उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए वो भी एजेंडे में है और उस पर भी योजनाएं तैयार की जा रही है। स्टील मंत्रालय का मानना है कि लगातार घाटे की वजह से RINL की जो आर्थिक हालत है वो बेहद ख़राब है। इसमें जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया गया तो फिर बैंक्स जो है उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स डिक्लेयर कर देंगे और फिर इसकी जो रिवाइवल है वो बेहद मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन पर नज़र डालें, अगर आप RINL की बात करें तो जो ओवरऑल ड्यूज़ है RINL के ऊपर वो 35,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। इसके अलावा जो बोरोइंग्स हैं वो करीब 17,854 करोड़ है जुलाई 2024 तक। जो ऑपरेटिंग लॉस है कंपनी की वो 1,748 करोड़ है पहली तिमाही में, अगर आप वित्त वर्ष 2025 की बात करें तो जाहिर तौर पे ये आंकड़े कंपनी की जो आर्थिक हालत है उसकी कहानी बयां कर रही हैं। लिहाजा स्टील मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर एक योजना पर काम कर रहे हैं ताकि जो इसकी आर्थिक दशा है उसमें सुधार किया जा सके। तमाम तरह के स्टेप्स हैं वो विचाराधीन हैं, वो विकल्पों में शामिल हैं और इस बात की संभावना है कि जल्द ही सरकार RINL की रिवाइवल के लिए घोषणाएं कर सकती है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो तमाम विकल्प हैं, उस पर विचार चल रहा है और स्टील मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की इसको लेकर राय शुमारी, राय मशवरा भी हो रहा है एक दूसरे के साथ। लेकिन अब पहले ये खबरें आई थी कि RINL का विलय कर दिया जाएगा सेल के साथ। हालांकि अब नए सिरे से इस पर विचार चल रहा है, लेकिन एक राय जरा आपसे सेल के शेयर पर जरा चाहेंगे राजेश जी। हमने देखा कि जो हाल की रैली थी मेटल शेयरों की उसमें सेल सबसे कम चला था और आज हम देख रहे हैं कि वहां पर भी प्रेशर के साथ ही कारोबार हो रहा है। सेल को लेकर व्यू दीजिए कि आपको इसकी चाल किस तरह की दिख रही है। अभिषेक जी देखिए, अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है स्टॉक में, जरूर एक पुल बैक बना था पिछले 2 हफ्ते पहले, लेकिन वापस स्टॉक का अगर नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है और जिस तरीके की गिरावट पिछले 2-3 दिन में देखने को मिली है, ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि है करीब 125, हमें लगता है वहां तक फिसलते हुए दिख सकता है। तो 125 इसके लिए क्रिटिकल लेवल रहेगा। ये गिरावट जो देखने को मिल रही है स्टॉक में, अगर 125 के लेवल को तोड़ता है नीचे में तो ये गिरावट फर्दर और एक्सटेंड होते हुए भी दिख सकती है गोइंग फॉरवर्ड। बट टाइम बिंग 125 के लेवल के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, वहां पे इसको एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, 125 के लेवल के लिए आप इसको 125 के लेवल पर आप नजर रखिए सेल को लेकर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ट्रेंड के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि ट्रेंड का शेयर आज निफ्टी का टॉप गेनर है। 7.5% की तेजी है और ब्रोकरेजेस इसको लेकर काफी बुलिश है। क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में तेजी है, हालांकि थोड़ी थोड़ी उतार चढ़ाव भी हम देख रहे हैं। निफ्टी है करीब 140 अंक ऊपर 24,935 के आसपास। अभी थोड़ी देर पहले 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन ऊपरी स्तर से करीब 100 अंक नीचे आया है निफ्टी बैंक की बात करें तो 480 अंकों के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन एक काम करते हैं, अब कुछ और स्टॉक्स हम खोजेंगे आपके लिए, लेकिन ऑप्शन का एक सौदा समझ लेते हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड करना है अभी, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं बाजार में? शुक्रिया अभिषेक देखिए, जिस तरीके से मार्केट में आज थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर है, बट मैं तब भी ये कहूंगा कि ज्यादा अभी यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग्स ना करें। जो सेक्टर्स थीम्स जहाँ पे कि ऑलरेडी स्ट्रेंथ है उन्हीं पे फोकस करें। तो IT फार्मा बेसिकली जहाँ पे कि अभी आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और डिविज लैब जो कि काफी एक टाइट रेंज ऑलमोस्ट 3 वीक से ट्रेड कर रहा है अपने रिकॉर्ड हाइज के पास, वहाँ पे फ्रेश ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। तो करीब 5500 वाली कॉल जो करीब 158 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 134 के स्टॉप लॉस के साथ 210 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डिवीज लैब को खरीदने की सलाह है। थोड़ी देर पहले आपको इस पर कैश के जरिए फ्यूचर्स में भी आपको ट्रेड करने की सलाह दी थी। आई थिंक कि रुचित की तरफ से ये कॉल थी। जी हाँ,
5,700 के टारगेट के लिए फिलहाल आपको 5,500 वाली कॉल खरीदनी है। 158 रुपए के भाव पर लक्ष्य होगा 210 रुपए का। स्टॉप लॉस 134 रुपए का लगा के आपको चलना है। अधिकतम मुनाफा 10,400, अधिकतम नुकसान आधे से भी कम 4,800 का। तो डिवीज लैब के शेयर में ये मौका आपके लिए। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे। डिवीज के बाद अब डी लेटर वाला एक और शेयर स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक ने आज नया हाई बनाया है राजेश जी, और लगातार ये शेयर चल रहा है। 15,000 की तरफ इसने कदम बढ़ा दिए हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर ने। हालांकि पहले भी हमने देखा है कि 20,000 रुपए तक जब शेयर गया था तो उसको 1:5 का स्प्लिट भी आया था डिक्सन टेक में, लेकिन फिर से चलते 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 शेयर पहुंच गया 15,000 पर। डिक्सन टेक, आपको लगता है कि ये रैली जारी रहेगी और इसको राइड करना चाहिए? टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? तो देखिए डिम्पी जी, काफी हाई प्राइस स्टॉक है, 14,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में हमने देखा है कंटिन्यूटी है, तो एक अप ट्रेंड तो यहाँ पे बना हुआ है। अब फ्रेश बाय करने के लिए जो थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उन्हीं ट्रेडर्स के लिए ये हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक में 300-400 पॉइंट की वोलेटिलिटी एक नॉर्मल बात है। क्योंकि इस इतने हाई प्राइस, हाई टिकट साइज स्टॉक में जनरली हम 200-300 पॉइंट का मूव तो ग्रेजुअली देखते ही हैं। और आज का मूव भी काफी बड़ा स्टॉक में बना है, तो थोड़ा कूल ऑफ हो स्टॉक में टुवर्ड्स 14,200, 14,100, वहां पे अगर ये मिलता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस आपका क्लियरली डिफाइंड है 13,900 के आसपास। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है, यस, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 15,000 के लेवल भी आगे आने वाले समय में देखते हुए मिले। तो डिप पे बाय करेंगे 14,200 100 की रेंज में, 13,900 स्टॉप लॉस, टारगेट पोजिशनली 14,800 से 15,000 के। 13,900 का स्टॉप लॉस, 14,800 से लेकर 15,000 के टारगेट आपके लिए डिक्सन टेक के शेयर में बन जाएंगे। रुचित, आज बाजार में एक और पैक काफी गर्म है, वो है कैपिटल गुड्स का। एबीबी, सीमेंस, कमिंस, एल&टी, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं और एबीबी में और सीमेंस में खास तौर से तेजी थोड़ी सी ज्यादा है। इनमें से अगर कोई एक दो शेयर चुनने हैं तो क्या आपको कौन सा बेहतर लग रहा है? कहां पर कमाई बेहतर हो जाएगी? आई थिंक सीमेंस ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा अगर कोई एक चूज करना है तो। ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है और जो भी डिप्स हमने इन बिटवीन देखे उसमें कोई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे भी 7,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस ये स्टॉक में बनाया हुआ है। तो सीमेंस में एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर 7600, 7550 ये रेंज आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक और चीज़ के बारे में बता दें कि पॉलिसी यानी कि एमपीसी की बैठक चल रही है और इस बैठक को लेकर भी अहम फैसला कल ले लिया जाएगा। मार्केट का पोल क्या कह रहा है और इन सब चीज़ों के अंदर एक बार ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी ने पोल भी किया है, उनके पास पॉलिसी भी है, पूरी डिटेल भी है। गौरव के पास चलते हैं और जरा आपको सारा चीज़ों गाइड कर देंगे, क्योंकि कल फैसला आना है। उससे पहले बैंक निफ्टी के अंदर जो पोजीशंस बनी है ये बहुत क्रिटिकल है। तो एक बार समझ लेते हैं पॉलिसी के अंदर आ क्या रहा है। गौरव, बताओ जरा आप। जी हाँ, तो अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो कहीं पे एमपीसी मीटिंग जो है वो कहीं पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कहीं पे जो अगर हम बात करें यूएस के मार्केट की, तो वहाँ पे हमने पहले ही देखा कि 50 बिट्स का जो इंटरेस्ट रेट कट है वो उन्होंने ले चुका है और आगे जाके ऐसे स्पेकुलेशन है कि इंडिया भी सेम चीज़ फॉलो करेगी। बट अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो कहीं पे उनका पोल ये कहता है कि 77% एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे जो रेट कट है वो नहीं होने वाला है। इस मीटिंग में भी ये जो रेट्स है वो वैसे ही स्टेबल रहेंगे। अब अगर इसके पीछे के रीजंस जाने तो वहाँ पे दो रीजंस आते हैं। सबसे पहला रीजन आता है जो इकोनॉमी का ग्रोथ आता है, तो उसको अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ को लेके, तो कहीं पे अगर हम बात करें Q1 के नंबर्स की, तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जो था वो 6.7% पे था। हालांकि कहीं पे स्लो डाउन तो देखने को मिला था, बट एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कहीं पे सीजनैलिटी की वजह से ये जो स्लो डाउन है वो हमें देखने को मिला था और इसकी वजह से कहीं पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरा जो पार्ट आता है वो है इन्फ्लेशन। अगर हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई का कहना यह है कि कहीं पे इन्फ्लेशन जो है वो 4% से नीचे रहना चाहिए सस्टेनेबल लेवल पे। बट अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करें तो कहीं पे हाई लेवल पे था ये इन्फ्लेशन। पिछले 2 महीने में जो इन्फ्लेशन है वो 4% से नीचे तो आया है, बट अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की तो वहाँ पे फिर भी अभी 5% से ज़्यादा एक अपटिक जो है वो हमें देखने को मिला है। आरबीआई का कहना यह है कि कहीं पे जो इन्फ्लेशन है वो सस्टेनेबल लेवल पे 4% से नीचे रहना चाहिए और उनका मानना यह भी है कि कहीं पे सितंबर में जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बढ़ सकता है। और इसी के चलते हुए एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि
इस मीटिंग के दौरान कहीं पे इंटरेस्ट रेट का ये जो डिसीजन है वो आरबीआई नहीं लेगी। अगर हम दूसरे कुछ फैक्टर्स की बात करें तो कहीं पे फिलहाल में ही आरबीआई ने 3 एक्सटर्नल मेंबर्स जो है उनको भी अपॉइंट किया था। अगर हम बात करें उनके व्यूज़ का तो इस मीटिंग में उनका व्यू भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहेगा, क्योंकि पिछले मीटिंग में हमने देखा था कि जो इंटरनल मेंबर्स है 3 मेंबर्स, उनका जो व्यू था वो कहीं पे इंटरेस्ट रेट ना करे इसी के ऊपर इंक्लाइन था। तो आगे जाके एक्सटर्नल मेंबर्स का क्या व्यू रहेगा वो भी इस मीटिंग में देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीआई के स्टांस की तो कहीं पे आरबीआई का जो स्टांस है जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेके वो कैसे रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के चलते हुए आगे जाके जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ के जो एस्टिमेट दिए थे, जिस आरबीआई का मानना है कि जो 7% से भी ज़्यादा रहेगा इंडिया को FY25 के लिए, वहाँ पे आरबीआई का क्या स्टांस रहेगा और वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें एक बड़े डिसीजन की जिसकी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि रेट कट्स होंगे कि नहीं, तो इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि इस मीटिंग में जो रेट कट्स है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, चांसेस कम है, लेकिन जो 30% कह रहे हैं कि 0.25% है, मेरे को लगता नहीं कि फेस्टिवल से ठीक पहले आरबीआई गवर्नर ऐसा कर सकते हैं। बट कुछ भी आजकल हो रहा है मार्केट्स के अंदर, और कोई भी एबनॉर्मल चीज़ जो मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया और वो आ जाए सिस्टम में, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़ोरदार होता है। कैलकुलेशंस अभी तक मार्केट्स की ये कह रही हैं कि ब्याज दरों में कटौती तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ट्राजेक्ट्री, इन्फ्लेशन, क्रूड, ये गल्फ में जो चल रहा है, सबको लेकर आरबीआई गवर्नर अपनी बात रखेंगे, जिसको मार्केट थोड़ा सेंस करके उस पर रिएक्शन देगा और कैलकुलेटेड रिएक्शन देगा, जितना अभी तक स्क्रीन से भी और डाटा से भी समझ में आ रहा है। बट जो 30% जहाँ पे लिखा हुआ है ना 0.25% की कटौती होती है, इसको मार्केट दो तरीके से देख सकता है। पहला ये है कि अगर 0.25% की कटौती हुई तो क्या आगे आप और करोगे, कहीं इसी से तो नहीं काम चला दोगे आप, पहला पॉइंट, क्योंकि आधा % चाहिए मार्केट को कट में कम से कम, इस 0.25 तो सिस्टम ही खा जाएगा। दूसरा, ये अगर अभी नहीं हो रहा तो फिर कब होगा, इसकी क्लैरिटी बिल्कुल साफ साफ चाहिए। एक बार रोहन से पता कर लेते हैं। रोहन, ये जो पोल हमारा ये कह रहा है कि सिर्फ 0.25% की कटौती एक्सपेक्टेड है अभी की, और उसमें भी परसेंटेज काफ़ी कम है, सिर्फ 20% लोगों का कहना है, यानी कि आउट ऑफ 10 सिर्फ 2 लोग ऐसा मानते हैं। जरा आपकी कैलकुलेशंस क्या, आप उन 2 में हो कि आप 8 में हो? देखो, हाँ, मैं भी वो 2 में ही हूँ कि जो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसका आई थिंक सो, इसमें क्या है, ये बहुत बीच की है जहाँ पे इकोनॉमी ठीक ठाक कर रही है, पर सामने अपना गवर्नमेंट वैसे थोड़ा एक कंजर्वेटिव स्टेप्स लेके आती है, पर जरूरत भी है, तो ये दोनों का प्रभाव अभी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट्स सी, मींस इट्स लाइक कंफ्यूजिंग कि क्या होगा, तो बहुत प्रेडिक्ट करने का पॉइंट नहीं है। पर ऑफ कोर्स अगर ये हो जाता है कट, तो एक जो 2 क्वार्टर जो इंडिया में थोड़ा स्लगिशनेस आ गया था, वो थोड़ा एक मोमेंटम पॉजिटिव तो फॉर श्योर आ जाएगा। लेकिन वो 0.25 से हो जाएगा, इतना ही चाहिए बस। इसी के लिए वेट कर रहे थे कि रोज हम रात रात को उठ उठ के फेड देखते थे 0.25 के लिए। वो तो वैसे ही आपको सेलिब्रेशंस में दे देते डिस्काउंट, तो बॉस इतना डिस्काउंट तो आपको वैसे सेलिब्रेशन में मिल जाता है। I wish that it is more than that, but for बहुत expect करना भी, it sometimes it gives you a pain. So better कि 0.25, 5.50 आएगा तो I think so street will celebrate like anything. तो फिर हम फिर से एक नया हाई भी देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। हालांकि अगर आप कुछ कैरी लेके जाना चाहते हैं तो आप कैरी वो 70% वाला ही हिस्सा लेके जाओ, कि जिसमें ब्याज दरों में कुछ खास बड़ी कटौती होने नहीं जा रही। अगर हो जाती है, मार्केट के अंदर एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ भी आ जाए जो उसके फेवर का हो, तो मार्केट रिएक्शन देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर नहीं आता तो मार्केट नेगेटिव रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है। वो नेगेटिव नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्काउंट करके जा रहा है। पॉजिटिव डिस्काउंट पे ही एक रिएक्शन आएगी, पॉजिटिव न्यूज़ पे ही आएगा। एक काम और करते हैं, जरा BTST वगैरह आप शुरू कर लेते हैं, समय ज़्यादा है नहीं। राजेश सर, आपसे करते हैं शुरू। कोई भी BTST STBT जो आप देना चाहें। तो BTST में अगेन IT स्टॉक HCL टेक पे बाय देंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि IT एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें लगता है कि एक मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। तो HCL टेक पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 1830 1840, स्टॉप लॉस होगा 1765 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये स्टॉक इस वोलेटाइल मार्केट में भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और अपने
प्रीवियस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय करना चाहिए। 3230 3240 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3130 के आसपास। ठीक है, आपकी तरफ से एक M&M आज सुबह एक हाउस ने भी कहा, और दूसरा आप कह रहे हैं कि IT कंपनीज में थोड़ा दम है और आप उसमें एसएल टेक वगैरह नोटिस करवा रहे हैं। एक काम करते हैं, रुचित से भी जरा पता कर लेते हैं। रुचित, आप जरा बताओगे आप क्या BTST STBT कर रहे हो? अच्छा लग रहा है BTST कैरी करने के लिए। सो एक कंसोलिडेशन में रहा है पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन से, बट अच्छी बात ये है कि ये पूरे कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ने अपना 40 दिन का EMA ब्रेक नहीं किया है। सो एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज कहीं ना कहीं अभी ये पूरा हो रहा है और अब फिर से अप ट्रेंड का रिजम्पशन स्टॉक में हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे लुपिन में 2160 के स्टॉप लॉस से खरीदारी हाँ। करके जाए। रुचित भाई 1 2300 मिनट के लिए ना टारगेट्स आ सकते आप हैं। मेरे को शेयर एक बार वापस से बता दो। एक बार शेयर लुपिन वापस से बताना, मैंने से ना मिस हो गया, वो मैं सुन नहीं पाया। ल्यूपिन बता रहे थे? जी डिम्बी जी, लुपिन बता रहे थे, लुपिन में खरीदारी की सलाह है। तो 2160 के स्टॉप लॉस रहेंगे यहाँ पे और 2300 से 2310 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में रहेंगे। 2300 का आप इसको उसने टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, डन सर, पॉइंट नोटेड है। ल्यूपिन है, देखो अभी सर ने आपको ना एक IT कंपनी बताया, फिर एक ऑटो कंपनी है जो कि M&M है, और आज सुबह भी विशाली से हमने पता किया था, वो भी कह रहे थे कि 3400 का जो टारगेट जो रिपोर्ट कह रही है वो लग सकता है इसके अंदर, लेकिन पहले 3200 तक जाएगा M&M। आज 3158 तो आज में हो गया, 3% चल के इसने आज में ऑलमोस्ट 3158 यानी कि 3150 तो आज में हो गया। इससे पहले आप इस शेयर के अंदर अगर आज सुबह से ही हैं तो आप चाहो तो कैरी कर सकते हो। सुबह और शाम के गेस्ट अलग अलग जोड़ने का यही बेनिफिट आपको मिलता है, नहीं तो इस गेस्ट वही सेम चीज़ आपको बताएं तो आपको भी समझ नहीं आएगा। तो सुबह के गेस्ट ने कहा लेना है, शाम वाला गेस्ट करना कह रहा है कि आप इसको कैरी भी कर सकते हो। और अभी 105 रुपये की बढ़त के साथ बकायदा डेज हाई पे, जो आज वैशाली ने 2 टारगेट आपको दिए थे 3200 और 3400, ऑलमोस्ट पहले टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। राजेश सर आपको आगे के लिए भी बता रहे हैं। अब आ जरा ल्यूपिन पे, ये डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाला मामला है। बादल पूरी तरह से छटे नहीं अभी, इसलिए थोड़े बहुत डिफेंसिव शेयर रखो अपने पास। रोहन जी, कई बार हम ना बातचीत करते हैं, कार्यक्रम में भी चर्चा करते हैं कि जब भी गिरावट है अच्छे शेयर ले लो। अच्छे शेयर की डेफिनेशन मार्केट कैप नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। मार्केट कैप अच्छा डेफिनेशन नहीं होता। अच्छे शेयर की डेफिनेशन है बैलेंस शीट और PE, और अच्छे शेयरों की डेफिनेशन है ROI, कि उसमें आपको ROI कितना मिलता है। तो जरा मेरे को वो अच्छा शेयर बताइए। बड़ा शेयर नहीं चाहिए, अच्छा शेयर चाहिए। केप्ट मी ऑन लूप मीन्स मेरे हिसाब से अच्छा शेयर ये है जो मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। उसका डेफिनेशन है। बाकी तो ETF ही हम ले ले तो वो एक क्लियर पॉइंट है। तो अभी भी हमारे हिसाब से जो बहुत अच्छा काम कर रहा है मार्केट, और हमारा होल्डिंग भी है जहाँ पे हमको वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल लग रही है, वो है PSU, स्पेसिफिकली कंपनीज लाइक PFC, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया। वहां पे हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, और एक यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी एक बहुत अच्छी बन सकती है, और रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो में रिवॉर्ड बहुत हाई एंड पे है। तो दिस इज वेयर इज अवर हमारे आपके डेफिनेशन का आपने बोला जो अच्छा शेयर वो मिल रहा है अभी। ठीक है, डन सर, एग्री। तो ज़्यादातर शेयर्स आपने देख लिए, समझ लिए, जान लिए, और आपको मोटा मोटी उसका आइडिया भी लग गया है। एक दो शेयर ज़रा और भी पता कर लेते हैं। राजेश सर, ये बैंकिंग में से कोई मिड कैप बैंकिंग में से 2 शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट इज़ बंधन एंड सेकंड इज़ RBL। दोनों बैन में है ये शेयर्स। एक बार ज़रा देख के बताना, इसको कैश में पोजीशन ले सकते हैं। बैन वाले शेयरों की पुल बैक में बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। बंधन और RBL दोनों चेक करना सर। तो डिम्पी जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो स्टॉक पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि वीक स्ट्रक्चर है दोनों स्टॉक का, और दोनों हालांकि ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई पुल बैक इसमें आएगा। छोटे मोटे माइनर पुल बैक जरूर आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है और मार्केट भी वॉलेटाइल है। थोड़ी सी भी उछाल में वापस अभी सप्लाई प्रेशर रहेगा स्टॉक में। हालांकि शॉर्ट ट्रेडर अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जैसा बताया कि स्टॉक बैन में है। तो लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यहाँ पे अवॉइड करें। दूसरे ऑप्शन है प्राइवेट बैंक में अगर जाना है तो मेरे हिसाब से RBL और बंधन बैंक में वीकनेस अभी और कंटिन्यू होते हुए दिख सकती कुछ और समय के लिए।
ओके, आरबीएल और बंधन बैंक में वीकनेस बनी रह सकती है। अच्छा, पावर के भी 2 शेयर रखता हूँ राजेश जी, उसमें जरा आप चूज करके बताइए कि कहाँ पर बेहतर मौके हो सकते हैं। टाटा पावर और सीईएससी ऑलमोस्ट बराबर की तेजी है आज दोनों के दोनों शेयरों में, कन्विक्शन आपका कहाँ पर होगा? तो पावर स्पेस में हमें लगता है कि यस, मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। आपने जो स्टॉक्स का जिक्र किया, टाटा पावर, सीएससी, इवन एनटीपीसी, ये तीनों स्टॉक हमें पसंद है इस क्षेत्र में। और हमें लगता है कि मार्केट जैसे ही स्टेबलाइज होंगे, यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। अगर हम अभी बात करें कि टाटा पावर और सीएससी दोनों में से कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो हमें लगता है सीएससी बेटर प्लेस्ड है टेक्निकली। और जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है, हमें लगता है जैसे स्टॉक में 195 के लेवल क्रॉस होंगे, ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 210 215 की तरफ शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से सीएससी बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 183 के आसपास। ठीक है, 183 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। 210 से 215 की रेंज में ये शेयर जाएगा। उसी लेवल पर जाके ये शेयर फिसला था और आज फिर से हम इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं। एक शेयर रुचि जरा आप चेक कीजिए, वो है इंटरग्लोब एविएशन का। ट्रिगर ये है कि सामने फेस्टिवल्स खड़े हैं, नया साल आने वाला है। एक दूसरा ट्रिगर ये है कि एटीएफ के दाम में हमने लगातार दूसरे महीने में कमी देखी है। हालांकि थोड़े से क्रूड को लेकर कंसर्न्स हैं, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के आसपास चला गया है, युद्ध अभी जारी है। हमने 4900 से गिर के शेयर को 4600 तक आते हुए देखा और आज कमजोर शुरुआत के बाद अभी ये डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें बीटीएसटी करके जाना है? अभिषेक जी, मैं इसमें बीटीएसटी अवॉइड करने की सलाह दूंगा। सो आइडियली आई थिंक नियर टर्म में ज्यादा ये जो इंटरनेशनल न्यूज फ्लोज है, जिसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस पे वॉलेटिलिटी रह सकती है, कि उसका प्रभाव ये स्टॉक पे रहेगा। और हमने देखा है कि अभी एक स्टॉक इतने एक अच्छी तेजी के बाद में करेक्टिव फेज में एंटर हुआ है। ज्यादा प्राइस वाइज करेक्शन नहीं लग रहा है, बट एटलीस्ट एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज स्टॉक में रह सकता है, जहां पे स्टॉक कुछ नैरो रेंज में ट्रेड कर सकता है। सो इसीलिए आई थिंक बेहतर अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगह पे अवेलेबल है, कि जहां पे काफी शॉर्ट फॉर्मेशन जो रिसेंटली हुए थे वहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। बट इंडिगो आई थिंक मोर और लेस रेंज में ही रहेगा और कुछ बड़े मूव्स मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरग्लोब में बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हालांकि एक शेयर ना अच्छे अपडेट के बाद भी गिरा है, वो है टाइटन का शेयर। टाइटन में जो Q2 के जो बिजनेस अपडेट्स आए अच्छे आए, ज्वेलरी डिमांड को लेकर अच्छे संकेत हमें दिखे। अब श्राद्ध खत्म हो गया है, आगे शादियों का भी सीजन शुरू होने वाला है। टाइटन में क्या करना है रुचित? क्या और ये शेयर गिरेगा या फिर बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट ये बन गया है? ये फॉर्मेशन 2 दिन से हुई है। इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए स्टॉक में देखे थे और आज भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड है। पिछला जो पूरा अपमूव था 3055 से लेके 3860 तक, उसके 61.8% रिट्रेसमेंट आएगा 3370 3360 की रेंज में, जो करंट लेवल से भी लगभग 100-120 रुपए नीचे है। सो आई थिंक वेट करना चाहिए और एक करेक्शन का। 3370 और 60 के आसपास आता है तो वहां पे थोड़े काउंटर ट्रेड्स लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर फेवरेबल बनेंगे। ठीक है, टाइटन को लेकर ये व्यू। लेकिन टाटा ग्रुप की एक और कंपनी ट्रेंट आज पूरे के पूरे जोश में है। 8000 रुपए के ऊपर शेयर जाकर ये कारोबार कर रहा है और इसको लेकर ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। अब तो ये निफ्टी का भी पार्ट है। जरा समझते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं और ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स बता रहे हैं ट्रेंट के शेयर के लिए। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए, ट्रेंट भाग तो रहा है लेकिन कितना भागेगा? ट्रिगर्स क्या बनेंगे इसके ब्रोकरेजेस के हिसाब से? जी बिल्कुल, हाल ही में लिस्टेड कंपनी ट्रेंट जो है आपके निफ्टी में जो आई है कंपनी, यहाँ पे देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, मेंटेन ओवरवेट रखा है। लक्ष्य की बात करें तो लगभग 8032 रुपये प्रति शेयर का जो है लक्ष्य उन्होंने दिया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी जो है मास प्राइस ब्यूटी सेगमेंट में जा रही है। उनके ज़ूडियो ब्यूटी करके ब्रांड है, उसको लेके अब इसमें जो है ज़ूडियो ब्यूटी में ऑफ कोर्स आपके लैब ग्रोन डायमंड्स का भी जो है अनाउंसमेंट किया गया, जिक्र हो रही है। उसके कारण जो है ऑफ कोर्स बाकी सारे प्लेयर्स को भी जो है ये जो है नज़र में रहेंगे और ये एनालिस्ट का मानना है कि ये एक अच्छी री रेटिंग ट्रिगर स्टॉक के लिए देखने मिल सकती है। जो बीपीसी सेगमेंट होता है, जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट जो हम बोलते हैं, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत मटेरियल है। वेस्ट साइड और ज़ूडियो स्टोर्स को अगर हम मिला ले तो, और बीपीसी बिजनेस का अगर स्केलिंग बढ़ता है समय के साथ साथ, तो कस्टमर्स और ज़्यादा इंडल्जेंट और इम्पल्सिव हो जाते हैं और उसके कारण जो इमर्जिंग कैटेगरीज़ हैं वहाँ पे देखा जाए तो जो ओवरऑल स्टैंडअलोन रेवेन्यू है वो लगभग 20% का हो सकता है और 10% जो था पहले के आंकड़ों के ऊपर था। तो ऑफकोर्स एक बुलिश नज़रिया जो है बाज़ार का बन रहा है ट्रेंड को लेकर और ट्रेंड ने ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। जिस तरह उनके ज़ूडियो ब्रांड की एक्सपेंशन हुई है
और ईयर ऑन ईयर बेसिस जो ग्रोथ देखने मिलता है, और अब जो है एक नया सेगमेंट आ रहा है, उसके कारण जो है बाज़ार की उसमें जो है पूरी जो है मूवमेंट देखने मिलेगी और नज़र रहेगी। तो इसके कारण जो है आज ट्रेंड वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी निफ्टी इंडेक्स में है। तो ट्रेंड को लेकर आप बता रहे हैं कि 8000 वाला जो टारगेट है उसका इम्पैक्ट आज पड़ रहा है, और वैसे ये 8000 पे ही चल रहा है जो टारगेट इस रिपोर्ट में दिया गया मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। एक बार रोहन से पता कर लेते हैं। रोहन, आपका स्टांस क्या है इस पे, ट्रेंड पे? या देखो, वो लैब ग्रोन डायमंड में आ रहे हैं, और मैं तो लैब ग्रोन डायमंड के सिटी से हूँ। सो मुझे पता है कि कैसे स्ट्रक्चर बिजनेस होता है इसमें। देखो, ये ऑफ कोर्स मार्जिन बहुत डिजर्व करेंगे बिकॉज ऑफ द ब्रांड, पर इससे इतना बड़ा कोई वेरिएशन इतना बड़ा आ जाए ऐसा, बिकॉज इट्स वेरी टफ एज अ कंपटीशन। सो ये वैल्यूएशन, ये प्राइस पे ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ गुड टाइम, कि ओवर हीटेड हो गया है, गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। और अगर 15-20% के नीचे आए तो देन इट इज अ टाइम टू रीएलोकेट, नॉट एज ऑफ नाउ फ्रेश बाइंग। आई डोंट थिंक सो कि वैल्यूएशन पे मैटर करता है। ठीक है, खैर बाज़ार बंद होने में समय है करीब 10-1 मिनट का, तो कुछ एक और शेयर ढूंढे और समझे देखे जा सकते हैं जहां पर आज पोजिशनली काफ़ी अच्छी सी पोजीशंस बन रही हैं। ऑलरेडी डिक्सन, ट्रेंट, ये सब हम पता कर ही चुके हैं। आज एक ऑटो कंपनी है, ऑटो एंसलरी है एक्चुअली में, वो है BKT। 12 बजे के शो में इस पर हमको रिकमेंडेशन भी मिली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, राजेश सर एक बार ज़रा देख के बताना, आज का 6% BKT में कम नहीं होता बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में? इंट्राडे प्रॉफिट बुक करें या फिर लेके जाए इसको? तो काफी अच्छा स्विंग आज मिला है स्टॉक में, और स्टॉक ने करेक्शन के बाद जिस तरीके से आज मूव दिया है, अ, हमें लगता है अगर यहाँ पे 3020 3030 ये लेवल को क्रॉस करने में क्लोजिंग बेसिस पे कामयाब हो जाए ये स्टॉक, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 3150 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक का अगर किसी ने एकदम बॉटम पे पकड़ा है तो उनके लिए 4-5% का गेन ड्यूरिंग द डे इंट्राडे बेसिस पे अगर मिलता है तो बुक करना चाहिए। लेकिन जो अभी ऑलरेडी हायर प्राइस पे थोड़ा ऊपर में लिया है या अभी करंट लेवल पे ले रहे हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 2960 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो हमें लगता है स्टॉक एक अटेम्प्ट करेगा 3050 3070 की तरफ बढ़ने का आगे आने वाले दिनों में। सर 3050 में तो ज़्यादा पॉइंट ही नहीं रह गए, सिर्फ 50 पॉइंट है और एक झटके में देखेगा भी नहीं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर कल मार्केट ठीक ठाक खुल जाए तो गैप के साथ ही खोल दे 3050। इसलिए भाई एक काम करो, राजेश सर की बात को समझते हुए आप थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो, उसको लेके जाना लेके जाओ, आपको प्रॉफिट बुक करना है आप करो जैसे आपको ठीक लगता हो। राजेश सर ऑलरेडी इस पर 3050 तक का टारगेट दे रहे हैं, 50 रुपये की गुंजाइश है, लेकिन आज 150 रुपये हाथ में भी है। तो ये थोड़ा सा ना रैशनली आपको भी डिसीजन लेना होगा। राजेश सर ने लेवल्स के हिसाब से बता तो दिया आपको, तो लेकिन आप अपने हिसाब से भी थोड़ा पॉइंट सब देख दाख के चलना। रुचित, एक और चीज़ है, एक और शेयर मेरे को लिस्ट में आज दिखा है, मेरे को वैसे भी मैं उस पर थोड़ा बुलिश भी हूँ और मेरा मानना है कि टिल दिवाली तक उसको बेचना नहीं चाहिए। उस शेयर का नाम है बलरामपुर चीनी। आज आप देखो 4% का प्राइस राइज है, वॉल्यूम सब ठीक है। ये इकलौता F&O का शेयर भी है और आज बढ़िया से क्लोजिंग भी देके जा रहा है। मैं टिल दिवाली यानी कि 31 अक्टूबर तक इसमें पोजीशन रखूं, मेरी एक्सपायरी भी है, दिवाली भी है। रखनी चाहिए। अगर आप देखें तो एक शुगर एज अ स्पेस, शुगर एक सिक्लिकल स्टॉक्स है कि जहाँ पे जब भी एक ट्रेंडेड फेज रहता है तो वो शॉर्ट टर्म में एक बड़े रिटर्न्स भी ऐसे स्टॉक्स बना के दे सकते हैं। और पिछले 1.5-2 महीने में हमने देखा कि स्टॉक में काफी कंसिस्टेंटली अपमूव हो रहे हैं और हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। जो भी करेक्शंस छोटे मोटे आए हैं उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि मार्केट के साथ साथ हाई लेवल से थोड़ा करेक्ट हुआ, बट ऐसे कुछ वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग ये स्टॉक में नहीं देखी गई। सो आई थिंक ब्रॉडर ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के लिए। पोजिशनली आई थिंक ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहना चाहिए। जो सपोर्ट बेस है वो अब 580-600 के आसपास शिफ्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि जैसे प्राइस ऊपर जा रहे हैं उसके सपोर्ट बेस भी हायर शिफ्ट होते जा रहे हैं। सो आई थिंक ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड ऐसे ट्रेंड को राइड करना सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी रहती है। और जब तक ये 580-680 के लेवल्स सपोर्ट लेवल्स होल्ड कर रहा है तो आप नए हाइज नो ये स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए दिवाली तक देख सकते हैं। ऐसे दो शेयर मेरे पास और भी है जहाँ पे ट्रेंड टिपिकली थोड़ा बुलिश चल रहा है, मैं वो भी पता कर लेता हूँ क्योंकि राजेश सर ने ऑलरेडी आईटी पे थोड़ा अपना स्टांस रखा हुआ है। राजेश सर एक बार जरा कफोर्ज का शेयर चार्ट चेक करोगे? कफोर्ज ये BTST या फिर पोजीशंस बनाने वाला शेयर है क्या? एक बार जरा दिखाना कफोर्ज भी। बिल्कुल, तो ये स्टॉक तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है और कोफोर्ज का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और हमें लगता है कहीं ना कहीं
आईटी स्टॉक्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हमें लगता है आईटी और मिड कैप आईटी में एक मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सो कोफोर्ज यस, जिनके पास पोजीशन है लेके जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है नेक्स्ट जो बनेंगे वो 7500 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 7220 के आसपास। और हैं जोड़ों में काम करते हैं, एक है आरईसी, दूसरा है पीएफसी। इनकी सितंबर सीरीज़ बहुत ख़राब गई थी, सबको पता है, जो है होल्डर्स उनको तो पता ही है मैं क्या बात कर रहा हूँ। जरा आप दिखाना भी इनका, हाँ मोमेंटो। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का फर्स्ट वीक निकला उसके बाद ये शेयर ने धीरे धीरे करके मार्केट को आउट परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। आज आरईसी और पीएफसी की अच्छी क्लोजिंग भी मिल रही है। एक बार रुचित, आप इन शेयर्स पे कितना ट्रस्ट करेंगे, वापस और चल सकते हैं? क्योंकि जो फॉल था ना वो काफ़ी सीवियर था और काफ़ी जोर का झटका लगाया इन दोनों ने सितंबर सीरीज के अंदर। आपको पता है 17-18% तक टूट गए थे ये दोनों शेयर। तो आज आई थिंक काफी एक अच्छे साइन जो स्टॉक में मिल रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे तो जो करेक्टिव फेज है वो स्टॉक में जुलाई से शुरुआत हुई थी। तो हमारे मार्केट में हमने देखा है कि पिछले 7-8 दिनों में करेक्शन आया है, बट पीएफसी आरईसी ने मिड जुलाई में जो हाई बनाया था वहां से अब तक ये करेक्शन कंटिन्यू रहा है। सो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 2.5 महीने का करेक्शन ये स्टॉक में रहा है। पीएफसी आज ऑलमोस्ट एक बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न फॉर्म होने को है, इफ नॉट बुलिश एनगल्फिंग एटलीस्ट एक अच्छा बुलिश पैटर्न ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे फॉर्म कर रहा है। सो आई थिंक ये एक साइंस है कि कहीं ना कहीं एक करेक्टिव फेज, आज के लोज जो बने हैं वो अगर प्रोटेक्टेड रहते हैं तो करेक्टिव फेज यहाँ पे पूरा हो सकता है और एक स्टॉक में आने वाले समय में एक अच्छा मूव फिर से रिज्यूम हो सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज भी देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी हायर लेवल से करेक्शन आ चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए फेवरेबल है। तो मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा आज का लो स्टॉप लॉस है, इन थोड़ा सा डीप है, बट लेकिन नो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो, बिकॉज एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो आज के लो के स्टॉप लॉस नीचे स्टॉप लॉस रख के पीएफसी में खरीदारी करके जाना चाहिए। पीएफसी में खरीदारी करके जाना चाहिए। कैश के दो स्टॉक राजेश जी आपके सामने रखूंगा। एक तो एक्सचेंज वाली कंपनी बीएससी लिमिटेड 12-13% ऊपर है, नए हाइस पर बीएससी का शेयर कारोबार कर रहा है। 4275 का हाई बनाया है आज इसने, मतलब कमाल की रफ्तार आज के सत्र में। और जो दूसरा शेयर है वो कहीं ना कहीं फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है और वो है वरुण बेवरेजेस का। इन दोनों को जरा चेक कीजिए सर, तेजी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या ये तेजी एक्सटेंड होगी, और होगी अगर तो किसमें ज्यादा बेहतर प्रोस्पेक्ट्स हैं? सो देखिए, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो बीएससी में हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है और जिस तरीके से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट देखा है हमने पिछले दिनों में, यहाँ हो सकता है ये स्टॉक 4500 की तरफ चाल बढ़ाते हुए दिखे, तो बीएससी के शेयर में पोजीशन रख सकते हैं 4200 के स्टॉप लॉस से। वरुण ब्रेवरेज इसमें जरूर आज एक रिकवरी बनते हुए दिखी है करेक्शन के बाद। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड लेना है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 480 का, 580 का। अगर ये इसके ऊपर बना रहा तो 620 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, वहां पे एक सप्लाई जोन है इसका। ठीक है, वरुण बेवरेज को लेकर ये व्यू। सुबह के सत्र में आज हमने एक शेयर पूछा था कि हडको चलेगा क्या। आज रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहा है और 9% ऊपर दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने जा रहा है। फटाफट एक राय रुचि जरा हडको पर दीजिए। 230 का भाव, अभी आपको कितना चलता हुआ शेयर दिख रहा है? ये ओवरसोल्ड टेरिटरी से आज का बाउंस बैक आ रहा है, तो पॉसिबल है कि ये एटलीस्ट एक मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है जो 255 के आसपास प्लेस्ड है। तो 255 तक का पुल बैक मूव हुडको में नेक्स्ट कुछ सेशंस में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि बाजार अब बंद हो रहा है, तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा। कल एक तो पॉलिसी का भी इम्पैक्ट आना है, दूसरा फिर हम एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी की ही एक्सपायरी है कल कोइंसिडेंटली, ठीक है। और उसके बाद मार्केट का ये पुल बैक पर देखते हैं। कल सेकेंड डे भी दम चाहिए, आज तो चलिए ठीक है जो भी था, लेकिन कल सेकेंड डे भी दम मिल जाता तो फिर बाज़ार के पास एक अच्छा बेस है, उसके लॉस प्रोटेक्ट हो जाएंगे, फिर जो होगा चर्निंग से होगा। आज निफ्टी बंद कर रहा है करीब 250 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 248 पॉइंट है। और इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर करीब 550 पॉइंट तक की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, जो कि अच्छा साइन है। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखेंगे ना तो आज बाज़ार की काफ़ी अच्छी थी। आपको यकीन नहीं होगा, आप सुबह भी देख रहे होंगे ना, जिस समय निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर था उस समय भी एडवांस डिक्लाइन मार्केट का ठीक था, क्योंकि गिरने का ज़्यादा रूम नहीं बच रहा था। बहुत सारे स्टॉक्स
ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ पे थोड़ा चांसेस कम थे कि वो गिरेंगे। तो ये एक पॉइंट है नोटिस करने वाला। और स्मॉल कैप और मिड कैप ने भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलवाया। ज़्यादातर इंडाइसिस आज आपको डेज हाई पे बंद होते दिख रहे हैं। जो आज के सुपरस्टार रहे, यानी कि जिन्होंने आज अच्छी तेज़ी दिखाई है, एक एक करके स्टॉक आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाता जाऊंगा, ज़रा नोटिस कीजिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट मैं शेयर्स बताऊं, इंडिया विक्स भी आज स्लाइटली कम हुआ है, 15 के नीचे बंद हुआ है। कल अगर एक गैप डाउन कर दे इंडिया विक्स, मेरे को और नहीं चाहिए, सिर्फ गैप डाउन इंडिया विक्स का चाहिए, वो मिल जाए तो आप ऑटोमेटिकली इसको कंटिन्यू कर जाएंगे। तो 15 के नीचे बंद होना, इट्स अ गुड साइन। जो बुल्स हैं मार्केट के उनके लिए बता रहा हूँ। ट्रेंट आज का सुपरस्टार रहा, 8% रिपोर्ट भी आई, उसका बेनिफिट मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजीज बड़े शेयरों में आज का सुपरस्टार रहा, आज की अच्छी क्लोजिंग और एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट इस पे था। BKT यानी कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये अच्छा बंद हुआ आज पावर फाइनेंस, REC मतलब इसके अलावा दोनों का जोड़ा चला। एक और कंपनी भी है जो है P से ही शुरू होती है, पेट्रोनेट LNG, वो भी आप देख रहे हैं जब से अक्टूबर सीरीज शुरू हुई है तब से वो शेयर भी नोटिस होने लगा है और एकाएक तेज़ी आई है। और हैरान करने वाली बात है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होना चाहिए था जब गल्फ़ के अंदर वॉर वापस छिड़ा है, लेकिन इसके लिए पॉजिटिव हुआ और वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। ABB, ये कुछ एक और शेयर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडियन होटल, अदानी पोर्ट्स, जो आज चलते हुए दिखे। अगर आप लूज़र्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो NMDC का दिन आज अच्छा नहीं था। आज टाटा स्टील, टाइटन, इन सब के लिए थोड़ा दिन अच्छा ठीक नहीं साबित हुआ। ये आज कमज़ोरी के साथ थे। गोदरेज कंज्यूमर्स भी एक है, यानी डिफेंसिव कम मेटल्स के लिए दिन आज पूरी तरह से ठीक नहीं था। और अदरवाइज़ वैसे आपको और सारे शेयर्स ठीक देखने को मिले हैं। अब ज़रा मैं मोटा मोटी जो आपके सामने पॉइंट्स है उसमें क्लोजिंग पे एक पॉइंट भी रख देते हैं। आज की क्लोजिंग लेवल्स के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंस है एक बार ये देख लेते हैं। जरा निफ्टी की आज की क्लोजिंग मिली है 25,000 की, 25,200 के ऊपर ये कन्फर्मेशन और हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 25,000 का जो लेवल है ना 50 दिन की एवरेज है, यहीं पे आके फिर से मार्केट ने बंद किया है, तो ये एवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा 51,000 के आसपास की इसकी भी बैंक निफ्टी की भी एवरेज है, ये यही लेवल्स है, तो दोनों आपको एवरेज पे बंद करके गए हैं। इसलिए सेकंड डे कंटिन्यूटी चाहिए ही चाहिए, गैप मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी गैप बहुत कम था और उसके बाद बाज़ार ने गोता मारा, फिर ऊपर चला, तो इसलिए बाज़ार में गैप की ज़्यादा चिंता मत करो, आप अपनी पोजीशन की चिंता करो कि मैं किस समय कौन सी चीज़ ले रहा हूँ और सही समय पर सही प्राइस पे ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। ये दोनों चीज़ों पे आपका काम है, उसके बाद फिर जो करना है वो मार्केट का काम है। रुचित जैन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश पालवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रोहन मेहता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला। रुचित भाई, को डिस्क्लोजर है तो वो दे दीजिए। काफी सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई है, उसमें से कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। थैंक यू डिम्पल। ठीक है राजेश सर, आपकी तरफ से। स्टॉक्स पे चर्चा करी है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स पे हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंडेशन दी है उन्हें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। फिलहाल मेरे को तो इजाज़त दे सकते हैं, अभिषेक को भी इजाज़त दीजिए आप। अगला कार्यक्रम है कल की तैयारी। आप कल की तैयारी को अगर समझना जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा इस कार्यक्रम को। नमस्कार।